हड़प्पा के बाद दूसरा स्थल हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने सारणी में पढ़ा था कि यह स्थल 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो है मनुष्य के अस्थि अवशेष जो है वह खूब अधिक मात्रा में मिले हैं। अगर मोहनजोदड़ो की जो मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां से सबसे पहले तो ये जो है, जिसका मैं अर्थ लिख देता हूं, मृतकों का टीला। और सारणी में आपको मैंने बता दिया था कि यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित क्षेत्र है जो कि लरकाना पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मोहनजोदड़ो जो है वो सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र बताया गया है। किन्हीं इतिहासकारों ने यह बताया गया कि इस क्षेत्र में का 7 बार उत्खनन और 7 बार पतन हुआ है, इसलिए सर्वाधिक प्राचीन स्थल में भी मोहनजोदड़ो का नाम लिया जाता है। ठीक है, अगर इसके अवशेषों की बात करेंगे तो अवशेषों में 3 प्रमुख अवशेष जो है वह सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला अन्नागार, दूसरा सभा भवन और तीसरा स्नानागार। विद्यार्थियों, आप अगर देखेंगे कि अन्नागार को कहीं कहीं जो है वो पुस्तक में धान्य कोठार या कोठार भी लिखते हैं। मोहनजोदड़ो की जो है वो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार जो है वो मानी गई है। और मैंने जब आपको सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा क्षेत्र बताया था तब इसके बारे में हल्की सी जानकारी दी थी कि अन्नागार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के कृषकों के द्वारा या लोगों के द्वारा अनाज को स्टोर करने की गोदाम जो है के रूप में जो है इस भवन को या बिल्डिंग को जो है उन्होंने बनाया। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो मुख है या द्वार है वह नदी के मुहाने की तरफ रखते थे और सर्वाधिक जो है वो बड़ी इमारतों में अन्नागार का नाम लिया गया है। इसमें जो है वो अनाज को स्टोर रखते थे, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर हवा पानी जो है उसकी समुचित व्यवस्था देखकर ही इसका निर्माण किया जाता था। अगर सभा भवन की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दूसरी प्रमुख बड़ी इमारत जो है वो सभा भवन मिली है, जो मोहनजोदड़ो के अंदर अवस्थित है। सभा भवन से हमारा तात्पर्य यह है कि एक ऐसी इमारत जिसके जो पिलर्स पर टिकी हुई है, जिसके सहारे के रूप में दीवारें नहीं मिलती, ऊपर जो है पिलर के ऊपर छत बनाई गई है। इतिहासकारों ने इसके लिए अलग अलग बात कही है और यह कहा है कि सभा भवन जो है वह इसका इस्तेमाल या तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो बाजार के रूप में करते थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने धार्मिक अवसरों पर इकट्ठे होने के लिए इस सभा भवन का प्रयोग किया गया है, प्रयोग करते थे। या कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि सभा भवन का इस्तेमाल जो है वह किसी मुख्य विशेष या संगोष्ठी के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तीसरी जो बड़ी विशेषता है जिसके लिए यह लिखा गया है स्नानागार। स्नानागार के का मतलब हम जो साधारण भाषा में जिसे बाथरूम कहते हैं उस प्रकार के स्नानागार यहाँ पर नहीं प्राप्त हुए हैं, वह तो घरों में मिले हैं। इवन जो स्नानागार शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उससे हमारा तात्पर्य यह है कि सिंधु घाटी के अंदर धार्मिक अवसरों पर स्नान के लिए एकत्रित होने की वह जगह जहाँ पर लोग एकत्रित होकर और स्नान आदि से निवृत्त हो सके, उस जगह को अगर हम आज की साधारण भाषा में जिसे हम कुंड या जलाशय बोलते हैं,
उसी प्रकार यहाँ पर जो है वो स्नानागार देखे गए हैं। इन स्नानागारों में उतरने के लिए जो है वो सीढ़ियां बनाई गई थी। इन स्नानागारों के पास में पुरोहितों के निवास भी मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी जो है वो रचना, जिस रचना के अंदर पानी जो है बड़ी नाली के द्वारा अंदर आ रहा है और छोटी नाली के द्वारा उस पानी का निकास किया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था स्नान आदि जो है के लिए देखने को मिली है मोहनजोदड़ो में, जिसे स्नानागार का नाम दिया गया है। ध्यान रखिए, यह सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मोहनजोदड़ो जो स्थल है, उस स्थल की 3 सबसे प्रमुख विशेषता है जो दूसरे स्थलों से इसे भिन्न करती है। अगर अन्य अवशेषों की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से हमें, जैसा कि हमने सिंधु हड़प्पा सभ्यता में देखा है कि मृण मूर्तियां ये तो मिली ही हैं। इसके अलावा मृण मूर्तियों में जो है के अलावा अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी के इस स्थल से हमें नृत्य रत नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि कांस्य की नृत्य रत नारी की मूर्ति तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और पत्थर की नृत्यरत पुरुष की मूर्ति जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। यह प्रश्न एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नाम उसमें देने की वजह से विद्यार्थियों के मन में बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो नृत्यरत नारी का मतलब यह हुआ कि यह कोई नर्तकी है या ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके अंदर महिला को नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है। तो इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो वह कोई नर्तकी है ना, और अगर हम नर्तकी के रूप में उसे मानते हैं तो इतिहास में यह जानकारी भी मिल रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन में नृत्य को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अन्य की बात करेंगे तो यहां से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिलने से इतिहासकारों ने यह अंदाजा लगाया कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरें हैं वह इन मोहरों से भिन्न है। तो इतिहासकारों को यह पता चला कि इन मोहरों की जब समानता देखी तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेल खाई। तो इतिहासकारों ने यह कहा कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार रहा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब व्यापार जो है इस सभ्यता से हुआ है तो यहां से व्यापार में इस्तेमाल की गई नाव की जानकारी भी मिल रही है। इस नाव की जानकारी हमें चित्र के माध्यम से भी मिल रही है और नाव जो है उसको बांधने के लिए गोदीवाड़ा, जो कि लोथल्स की प्रमुख जो है वह अवशेषों में शामिल है, वहां से हमें गोदीवाड़ा की जानकारी मिल रही है। तो मोहनजोदड़ो जो है वहां ये मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं मैंने आपको बताई है। अब दूसरे स्थल की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के चूंकि इतने स्थल हमें मिल गए हैं तो उन पूरे स्थलों को नहीं पढ़ सकते। मुख्य जो स्थल है उन स्थलों की हम बात करेंगे और इसमें तीसरा स्थल हम लेंगे चहुदड़ो। चहुदड़ो जो कि 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर है। चहुदड़ो, और इसकी अगर प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो यहां से हमें, अगर हम मुख्य अवशेषों की बात करेंगे सारणी में मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है कि ये कहाँ स्थित है और जो है किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया, कौन से वर्ष में खोजा गया, कौन सी नदी के तट पर है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो जो चहुदड़ो है वहां से हमें जो ईंट मिली है
ये ईंट वर्गाकार है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों की ईंटें हैं वह आयताकार है। इसीलिए यह स्थल जो है वह दूसरे स्थलों से भिन्न है। और विशेष बात यह है कि यहां से जो ईंट प्राप्त हुई है उस ईंट पर बिल्ली के पंजे के निशान भी मिले हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ तो इन लोगों के समय बिल्ली जो है जीवित अवस्था में रही है, क्योंकि अगर आप दूसरे अन्य जो अवशेषों की बात करेंगे तो हाथी एवं कुत्ते के जो है अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इन जानवरों के अलावा इस जो है जानवर की भी जानकारी इस सभ्यता से मिल रही है। इसके अलावा किसी अन्य इतिहासकार यह कह रहे हैं कि यह जो है वो पंचतंत्र की कहानियों के प्रचलन की जानकारी भी दे रही है। विद्यार्थियों, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की लिखी हुई पुस्तक है जो अभी तक सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में शामिल मानी जाती है। ठीक है, चहुंदड़ों की अगर हम बात करते हैं तो यहां से 4 पहियों वाली एक खिलौना गाड़ी भी मिली है। अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो एक मोहर पर 2 नग्न नारियों का चित्र भी हमें प्राप्त होता है, जो कि हाथ में ध्वज लिए हुए खड़ी हैं। तो इस प्रकार के चित्र जो है वो मोहर पर हमें यहां से प्राप्त होते हैं। अगले स्थल की बात करते हैं। अगले स्थल में हम देखेंगे कालीबंगा को। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, क्योंकि यह स्थल जो है वह 1952-53 में जो है वह खोजा गया। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। विद्यार्थियों, मैंने आपको सारणी में पहले ही ये बता दिया है कि अमलानंद घोष या कहीं कहीं जो है इसका नाम ए घोष भी लिखा हुआ मिलता है। इसने जो है सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज की है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, अर्थात जाहिर है कि यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं जो कि प्लास्टिक धातु की या जो है अन्य धातु की हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कि इस खोज को आगे किसने बढ़ाया है, तो 1961 से लेकर 1969 के बीच में बी लाल एवं के थापर ने इस सभ्यता के खोज को आगे बढ़ाया है और अन्य जो है अवशेषों में प्राप्त करने में, उनकी जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के तट पर स्थित हनुमानगढ़ में अवस्थित है यह स्थल। कालीबंगा जो है वह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप इनके स्थल अवशेषों की बात करेंगे तो उस अवशेषों में सबसे पहले बात करेंगे कि यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी कि खेतों के अंदर जो है वो लाइनें मिली है। उन लाइनों से इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया कि यहां पर कृषि की गई है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं।
अगर बात करेंगे तो यहां से हमें प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति, दोनों ही संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन। अब इन दोनों शब्दों में क्या भेद है? भेद यह है कि हड़प्पा संस्कृति जो है उसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि हड़प्पा संस्कृति को कांस्य काल में गिना गया है। कांस्य काल का मतलब यह है कि इससे पहले वाली जो भी संस्कृति है वह उसके अंदर शस्त्रों में तांबे का इस्तेमाल किया गया है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो अस्त्र शस्त्र में है उनमें तांबे में टिन को मिलाकर या जस्ता या रांगा को मिलाकर और एक मजबूत धातु बना ली गई है। उस धातु का नाम हट जो है वो कांसा है। तो कांसा जो है वह इस सभ्यता को दूसरी सभ्यता से भिन्न करता है, अर्थात सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से पहले वाली जो सभ्यता है वह सभी ताम्र काल में गिनी जाती है, और इससे बाद वाली सभ्यताएं लोह काल में गिनी जाती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य काल में गिनी जाती है। तो हड़प्पा कालीन संस्कृति जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संस्कृति के अंदर कांसे के अस्त्र शस्त्र हमें मिल रहे हैं, औजार मिल रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो पहले की संस्कृति है वह प्राक या पूर्व हड़प्पा कहला रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कालीबंगा के अंदर जिन लोगों ने जीवन यापन किया है उनके द्वारा तांबे के और कांसे दोनों के ही औजार अस्त्र शस्त्र काम में लिए हैं। ठीक है, तो इस शब्द से आप जो, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के स्थल कौन से हैं, तो आपको इसमें जो है कालीबंगा का नाम देना है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि यहां से अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ये क्या है? अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड या वेदिकाएं से हमारा तात्पर्य यह है कि जहां भी कहीं यज्ञ संपन्न किया गया है, यज्ञ के लिए वेदी बनाई गई है, तो उस प्रकार के जो है वेदिकाएं यहां से प्राप्त होती हैं। तो इससे यह जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक थे। ध्यान रखिएगा कि हवन जो है वह विशेष अवसरों पर भी किया जाता है, और विवाह भी एक प्रकार का हवन है। वहां भी ये जो है यज्ञ है, जहां भी कहीं अग्नि प्रज्वलित की जा रही है वह हवन की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ जो है वो धार्मिक जीवन की जानकारी इन से मिल रही है, या ये भी हो सकता है कि विवाह जो है उसके समय में भी यज्ञ संपन्न किया जा रहा हो। इसके अलावा अगर हम कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा से हमें जो है वो काले रंग की चूड़ियां तो मिली हैं, मृण मूर्तियां मिली हैं। इतिहासकार यह कहते हैं कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहां पर कुछ मतभेद है इतिहासकारों के, क्योंकि कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि जल निकास प्रणाली का यहां अभाव है, जबकि कुछ विद्वान यह कह रहे हैं कि यहां से हमें नालियां जो है वह पक्की ईंट की मिली है, जबकि भवन जो है वह कच्ची ईंट के। तो यह तो जो है वह मुख्य या विशेष जो है तरीके से जल को बाहर निकालने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नालियों को जो है उनका छोटी नालियों घर के बाहर छोटी नालियां बनाई गई है, और उससे का निकास जो बड़ी नालियों में है। तो जाहिर सी बात है कि जल निकास प्रणाली जो है उसका अभाव तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब विद्वान अलग अलग जो है बात कह रहे हैं और हम जो है वो सभी मत को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों मतों को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कालीबंगा का जो हम जिक्र है वो राजस्थान के इतिहास में भी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे कि अन्य सभ्यताओं में तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन है उस पतन के लिए इतिहासकार कह रहे हैं कि यहाँ
बाढ़ आने से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हुआ है। कुछ विद्वानों ने यह कहा कि सारी की सारी जो है वह जलवायु परिवर्तन से जो है मरे हैं, लेकिन यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिल रहे हैं। यह जो है वो दूसरे स्थलों पर नहीं देखने को मिल रहा। तो भूकंप के साक्ष्य मिलने से इतिहासकारों ने यह कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है वह पतन भूकंप से भी हुआ है, ऐसा भी मान सकते हैं। अगले स्थल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारियां पसंद आ रही होंगी। हम जो है वह जो है वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने और जो है उसमें ज्यादा बड़ा